थोड़ा little bit we'll start with the economics, then we'll move on economy, though we don't have to study economics, right? But just for the sake of knowing that this is the main subject, what we study in economics. So we'll go into the definition first, then come to the economy itself, right? तो शुरू करेंगे हम लोग इसका सिर्फ डेफिनेशन समझेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे इसके अंदर, राइट? कि इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। पहले एक छोटा सा इसका डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन को आप लिखें, राइट डाउन कि इकोनॉमिक्स, पहले इंग्लिश में बोलूंगा फिर हिंदी में बोलूंगा, है ना। कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एफिशिएंट यूज, the study of efficient use or management of limited productive resources, management of limited productive resources, management of limited productive resources to achieve maximum satisfaction of human, material wants, human material wants। तो हिंदी में लिखेंगे कि अर्थशास्त्र सीमित उत्पादक साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग या प्रबंधन द्वारा मानवीय भौतिक इच्छाओं का अधिकतम संतुष्टि का अध्ययन है। अधिकतम संतुष्टि का अध्ययन है। सो टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट हियर, दो चीज समझिए आप यहां पे, है ना। द फर्स्ट इज लिमिटेड प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। राइट, इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, wants are unlimited, human wants has no limit। once you fulfill one of your need, the other need will come up, even before that also, है ना। एक आवश्यकता की पूर्ति होती नहीं है, दूसरी आवश्यकता हमारे सामने आ जाती है ना। अब अगर आप बाइक खरीद लो तो बोले घर तो लिए नहीं, है ना। फिर जैसे ही घर खरीदे तो बोले बाइक तो ठीक नहीं, कार लेना चाहिए, है ना। तो समाज सोसाइटी में थोड़ा हमारा रुतबा बने कुछ। तो ये हमारा जो नीड है ये अनलिमिटेड है, बट रिसोर्स इज ऑलवेज लिमिटेड फॉर एवरीबॉडी, एवरी पर्सन, एवरी सोसाइटी, एवरी कंट्री, एवरी इकोनॉमी, मे बी यूएसए और एनी कंट्री। तो लिमिटेड प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, प्रोडक्टिव वर्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, उत्पादक संसाधन। देखिए संसाधन हमारे पास ऐसे भी हैं जो उत्पादक नहीं, जैसे कि पूरे समुद्र में जल है, दैट इज वाटर रिसोर्स। हिमालय के ऊपर भी बर्फ, वाटर रिसोर्स, लेकिन वो दैट इज नॉट प्रोडक्टिव, है ना। वो उत्पादक नहीं है, वी कैन नॉट यूज दैट वन। तो यहां हम सिर्फ बात करेंगे दुनिया में जितने संसाधन हैं उनके जो प्रोडक्टिव हैं उनके बारे में सिर्फ पढ़ाई करेंगे हम इकोनॉमिक्स के अंदर। ये सारे संसाधन के नहीं, कोयला खदान के अंदर भरा पड़ा है तो वो हमारे लिए प्रोडक्टिव नहीं है। प्रोडक्टिव कब होगा? जब वो बाहर आ जाएगा, देन दैट वुड बी ए प्रोडक्टिव रिसोर्स। बात है कि समझ में? लैंड पड़ा हुआ है, इनफर्टाइल लैंड है, बेयर लैंड है ना, तो रिसोर्स तो है, लैंड इज ऑल्सो रिसोर्स,
बट वो प्रोडक्टिव कब होगा? जब उस पर हम खेती करना शुरू करेंगे, घर बनाना शुरू करेंगे, कुछ उसके ऊपर फैक्ट्री स्टैब्लिश करना शुरू करेंगे, देन इट विल बी ए प्रोडक्टिव रिसोर्स। तो इकोनॉमी में क्या पढ़ते हैं हम? ये लिमिटेड प्रोडक्टिव रिसोर्स से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन मटेरियल वांट। ह्यूमन का जो हमारा मटेरियल वांट्स है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कौन सी इच्छा? सारी इच्छा नहीं। किसी की इच्छा हो सकती है भाई हम ईश्वर को प्राप्त करें, है ना, तो इकोनॉमिक्स वहां पे कोई हेल्प नहीं करेगा। मटेरियल वांट्स माने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो संसाधन का हम इस्तेमाल करते हैं उसकी बात करता है ये। किस तरह से हम लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें कि हमारा जो मटेरियल नीड है, मटेरियल वांट्स है, उसको फुलफिल कर सके, उसका क्या मैनेजमेंट होगा। दैट इज व्हाट वी आर स्टडी इन इकोनॉमिक्स। तो एक डेफिनेशन इसका है, वैसे तो बहुत तरह के डेफिनेशन है। कई तो सिंपल बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, है ना, साइंस ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी किसी तरह का भी, मगर ये एक डेफिनेशन आप रखिए, उससे ज्यादा नहीं, है ना। जो इनके वर्डिंग है, देखिए इकोनॉमिक्स में क्या है कि ध्यान रखिएगा, इनके जो वर्डिंग्स है उसको आप जरूर लिखिएगा। उसमें मैं ज्यादा आपको हेल्प नहीं कर सकता। मैं क्लास में उसको सिंप्लीफाई कर दिया, आपको बता दिया कि इसका देखिए ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है ना। बट वर्ड जो टर्मिनोलॉजी है, यू हैव टू यूज दिस टर्मिनोलॉजी व्हेन यू राइट आंसर पर्टिकुलरली, है ना। इंटरव्यू में तो चल जाएगा बस, लेकिन लिखने समय आपको इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है कॉन्शियसली। दिस इज व्हाट एक सिंपल डेफिनेशन हमने आपको लिखा दिया इकोनॉमिक्स का। अब थैंक यू, अभी कुछ सिखाया है ना, मैं कुछ सिखा रहा हूं, मैं सीख भी रहा हूं कुछ आप लोगों से। बताइए, दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी इज, है ना। बहुत सारी टेक्नोलॉजी, हमारी एक बेटी है क्लास 9th में है, तो वो मोबाइल पे या कहीं कंप्यूटर पे प्रॉब्लम होता है तो मैं उन्हीं से पूछता हूँ, बेटा बताओ यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। दे आर वेरी सैवी, जो नया जनरेशन, यंग जनरेशन, दे आर टेक्नोलॉजी सैवी, होना भी चाहिए उनको, क्योंकि हो सकता है कि आप जब तक आप जॉब में जाएं तब तक सारा काम वहाँ पे टेक्नोलॉजी से शुरू हो जाए, है ना, मैनुअल ना रहे इन चीजें। नाउ अब इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली वी डिवाइड द इकोनॉमिक्स इनटू 2 पार्ट। एक को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, अदर इज मैक्रो। दो पार्ट में बांटते हैं इसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि और समष्टि। अब ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना, थोड़ा समझना इसलिए है, हम धीरे धीरे आएंगे अपने, हमारा जो सिलेबस वहां पे आएंगे, हमें जो यूपीएससी में करना है। अब माइक्रो कैसे समझना है इसको? माइक्रो मीन्स होता है ना, स्मॉल, छोटा। सुनिए, छोटा मतलब कि निचले स्तर पे अर्थव्यवस्था की जो एक छोटी इकाई है, जैसे कोई फैक्ट्री है या कोई छोटा एक मार्केट फोर्स है, कोई लेबर है, मान लो एक फैक्टर है ना, कंपनी के अंदर, उसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। या कितने प्राइस पे हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं फैक्ट्री के अंदर, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। बात आई समझ में? एकदम
लोएस्ट यूनिट पे जब हम जा करके बात करते हैं, उनके समझने की कोशिश करते हैं, है ना, कि अल्टीमेटली क्या है भाई, जितने भी प्रोडक्शन जितने भी कंपनियों के द्वारा होगा, जितने भी व्यक्तियों के द्वारा होगा, वही सब मिलकर के तो बाद में राष्ट्रीय स्तर पे जोड़ के बनाया जाएगा ना, ये राष्ट्रीय आय है हमारा, है ना। मगर पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, उनको ऐसे दो पार्ट में बांटते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो, है ना। इसको बृहत बोलते हैं, तो ये लघु, हिंदी में अगर बात करें तो। ये जो लघु स्तर है, ये हम लोग सिविल सर्विसेज में नहीं पढ़ते। तो ये आप कॉमर्स जब पढ़ते हैं ना, तो आप वहां पे देखिए कॉमर्स में ये सारी पढ़ाई की जाती है कि भाई कोई भी कंपनी है तो उस कंपनी का उत्पादन कहाँ कैसे हो रहा है, उनको जितनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कितना कॉस्ट आ रहा है, लेबर कितना चार्ज हो रहा है, लैंड कितना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ रहा है, ये सब मिला के कॉस्ट में जाएगा ना लास्ट में। अब प्लस प्रॉफिट मिलाएंगे तो उनके प्राइस पे चला जाएगा वो, है ना, बैलेंस शीट कहते हैं उसको, है ना। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें सिविल सर्विसेज में नहीं पढ़ना। तो मैक्रो मतलब हमने बता दिया आपको बृहत, जब हम बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था के एक छोटी इकाई नहीं, एक छोटी कंपनी नहीं, एक छोटा फैक्टर नहीं, एक लेबर की हम बात नहीं कर रहे, जब हम सारे का बात करें एक साथ, है ना, पूरे नेशनल लेवल पे या इवन इंटरनेशनल लेवल पे, तो नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक की जब हम बात करें, देन दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या देखते हैं, बड़े बड़े जो फैक्टर्स, जीडीपी, क्या कितना जीडीपी चल रहा है ना, या एम्प्लॉयमेंट का क्या स्थिति है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है ना, तो ये वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। पता नहीं समझ में, ये जो इसीलिए हम जो पढ़ते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, नेशनल लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो इसको हम इकोनॉमी कहते हैं दरअसल, है ना। वो अभी हम आते हैं उसके ऊपर। तो इकोनॉमिक्स का दो पार्ट हो गया, एक पार्ट से हमारा कोई संबंध नहीं है, सिविल सर्विसेज का कोई संबंध नहीं है, तो नहीं है, हमारा संबंध किससे है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो भाई, तो हम मैक्रो पढ़ते हैं, है ना। मेजर फैक्टर्स को हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और उसका कंपैरिजन करके उसका हम एक आउटकम निकालते हैं। और जो भी कंपैरिजन होता है, चाहे आप इसका कहते हैं कि हमारा जीडीपी बढ़ गया, तो बढ़ गया मीन्स व्हाट, यू आर कंपेयरिंग योर जीडीपी विथ योर ओन जीडीपी ऑफ द लास्ट ईयर। तो ये टेम्पोरल कंपैरिजन है, समय का पिछले साल की तुलना में इस साल हम बोलते हैं, एक ये कंपैरिजन है। फिर आप कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी वर्ल्ड में, आप अखबार पढ़ते होंगे तो, है ना। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन हो गया, तो 5th लार्जेस्ट हो गया, पहले 6th थे तो अभी 5th पे आ गए। किसको हटाया आपने, यस, यूके को हमने रिप्लेस किया है ना। वो धीरे धीरे तो ऐसे बात की जा रही है कि भाई हम थर्ड भी बन जाएंगे, है ना, आगे आने वाले दिनों में, है ना, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाले हैं, है ना। अच्छी बात है ना, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाए, है ना? ये ग्रोथ शो करता है, ग्रोथ। अभी हम लोग बताएंगे आगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, तो हमको उन सारी चीजों को भी समझना है। तो एक छोटा सा लिखिएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, पहले माइक्रो लिखिएगा पहले छोटा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द चॉइसेस that individual and business make, that individual and business make। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी व्यक्ति द्वारा या कारोबार द्वारा, बिजनेस के द्वारा विकल्पों के चयन का अध्ययन है।
विकल्पों के चयन का अध्ययन। अभी हिंदी इंग्लिश में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। सेंटेंस पूरा हुआ नहीं हुआ? कहाँ शुरू किए थे? किसी व्यक्ति द्वारा या कारोबार द्वारा विकल्पों के चयन का अध्ययन। हाँ हाँ ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा कि इट इज अ स्टडी ऑफ परफॉर्मेंस एट द इंडिविजुअल और कंपनी लेवल। इसके अंतर्गत व्यक्ति एवं किसी इकाई कंपनी के निष्पादन का अध्ययन करते हैं। निष्पादन का अध्ययन करते हैं। मैक्रो के बारे में लिखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ परफॉर्मेंस at national and global level। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था के संपादन का अध्ययन करते हैं। तो पहला देखिए, एक चीज समझिए, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। अगर आप ऐसे अलग अलग करें तो पहला क्या है, ये वी स्टडी सिंगल वेरिएबल। इसमें क्या करते हैं हम? सिंगल वेरिएबल पे स्ट्रेस करते हैं। हिंदी में तो एक चर, जैसे अगर हम डिमांड के बारे में पढ़ते हैं तो डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, डिमांड के सारे थ्योरी पढ़ते हैं। सप्लाई के बारे में बात करेंगे तो सप्लाई का बात करेंगे। तो ये सिंगल वेरिएबल का स्टडी करते हैं हम। यहां पे क्या करते हैं? एग्रीगेट का करते हैं। एग्रीगेट का, समग्र का अध्ययन करते हैं, है ना। हिंदी आप लोग लिखती जाइए, है ना। मैं ऐसे तो इंग्लिश लिख दे रहा हूं, फिर दोनों लिखने में बहुत टाइम लगेगा। मैं सिर्फ बता दे रहा हूं दोनों में पहला डिफरेंस क्या हो गया। ये सिंगल वेरिएबल का अध्ययन करते हैं। जैसे लिख लीजिए कि मांग, आपूर्ति, प्राइसेस मतलब मूल्य एक्सेट्रा। वहां पे एग्रीगेट का अध्ययन करते हैं, समग्र का अध्ययन करते हैं। जैसे प्रति व्यक्ति, इसके अंदर लिखिएगा राष्ट्रीय आय, मेन तो वही हुआ, पहला लिखिएगा। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल में लिखिएगा एग्रीगेट के अंदर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। हाँ, राष्ट्रीय आय बोलते हैं, नेशनल इनकम। राष्ट्र की आय, वैसे तो पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे हम लोग, है ना। जैसे हमारी आपकी आय होती है तो राष्ट्र की आय होती है। डेफिनेशन इज बिट टेक्निकल, बताएंगे आपको जब बताएंगे तो इसके अंदर क्या हो गया, एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब निर्यात आयात एटसेट्रा। तो इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत एग्रीगेट्स को पढ़ेंगे हम। पूरा देश एग्रीगेट मतलब क्या था? जोड़। अब हम राष्ट्र की आय की बात करेंगे तो सभी व्यक्ति के आय की बात करते हैं हम, समग्र आय हो, है ना। बेरोजगारी की बात करते हैं तो पूरा देश के अंदर रोजगार की बात करेंगे तब तो पता चलेगा कितनी बेरोजगारी है। पहले तो मालूम करना होगा कितने हमारे पास लेबर फोर्स है, उस लेबर फोर्स में कितने एम्प्लॉयड है, तब तो पता चलेगा कितने अनएम्प्लॉयड बचे। तो हम क्या कर रहे हैं? समग्र में अध्ययन कर रहे हैं।
इसलिए उसको जो है एग्रीगेट की बात करते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो स्कोप है दैट इज लिमिटेड, मतलब नैरो स्कोप है ये। सेकेंड लिखिएगा, नैरो इन स्कोप, यानी कि इसका कार्य क्षेत्र संकीर्ण है और ये ब्रॉड है इनका। और इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत है। ये बहुत नैरो, एक कंपनी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम, या एक कोर्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में, तो एक लिमिटेड चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इसलिए जो है इसको हम कई बार जो है प्राइस थियोरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको प्राइस थियोरी कहते हैं, इसको मूल्य सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इससे मूल्य तय करते हैं हम, किसी भी कंपनी के अंदर कौन सा उत्पाद होगा तो उसको आखिर में मूल्य कितना होगा। तो इसलिए इसको हम प्राइस थियोरी कहते हैं। बस जान लीजिए, अब बहुत डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है ना, इतना ही जान लीजिएगा, है ना। और इसको हम क्या कहते हैं, इनकम थियोरी कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, आय सिद्धांत कहते हैं। पूरे देश को एक साथ जोड़ करके देखते हैं कितना इनकम हुआ, नेशनल इनकम कितना हमारा हो रहा है। तो ये हो गया हमारा प्राइस थियोरी। बस ध्यान रखिएगा कि इसको प्राइस थियोरी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कभी प्री में कुछ काम आ सकता है आपको, हो सकता है कि प्री में कई बार क्या करते हैं वो टेक्निकल में जाते हैं थोड़ा बहुत, एक आध क्वेश्चन, वो भी कम ही चांस होता है। मगर आजकल क्या क्वेश्चंस होते हैं जो एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं, 3-4 स्टेटमेंट रहेंगे या कम से कम 2 स्टेटमेंट रहेगा, उसमें से बोलेगा कौन सा सही है, पहला, दूसरा, दोनों, ऐसे करके। तो एक क्वेश्चन नहीं होता, वो कई क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बनाते हैं आजकल। तो ये टफनेस लेवल वहां तक पहुंच गया है। नेक्स्ट लिखिएगा, इट हेल्प इन डेवलपिंग पॉलिसी, ये दिस हेल्प्स इन डेवलपिंग पॉलिसी helps in developing policies for appropriate resource allocation. Appropriate resource allocation. इसके अध्ययन द्वारा संसाधनों के युक्तियुक्त वितरण, संसाधनों के युक्तियुक्त वितरण की नीति बनाने में सहायता मिलती है। जबकि दिस हेल्प्स इन मेकिंग पॉलिसी of appropriate distribution, appropriate distribution. इससे ये मालूम होता है कि रिसोर्स एलोकेशन, यानी रिसोर्स कंपनी को देंगे तब तो प्रोडक्शन करेगी वो, समझे। तो इसका अध्ययन करके हम क्या मालूम करते हैं कि भाई कितना रिसोर्स कहाँ जा रहा है, कितना किसको जरूरत है, कहाँ से आना चाहिए, किस प्राइस पे आना चाहिए। ये सारा रिसोर्स एलोकेशन संबंधी जो पॉलिसी है ये माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन जब ये प्रोडक्शन हो गया है ना, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है उसको, ये जो पॉलिसी आएगा ये हमारा जो है
मैक्रो के तहत आएगा। तो हम पढ़ते हैं कि भाई हमारे देश के अंतर्गत मान लीजिए जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो फैक्ट्री के अंदर हो रहा हो या एग्रीकल्चर के अंदर हो रहा हो, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वितरण को लेकर के सारा। जैसे अभी जो किसान बिल लाया गया वो क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रो प्रोड्यूस को लेकर के है, तो मार्केटिंग ही है ना उसमें। थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़िएगा, है ना, और न्यूज वगैरह से थोड़ा सा जितना ज्यादा आप रहिएगा नजदीक उतना अच्छा आपको होगा, है ना। मगर थोड़ा अच्छा चैनल देखिएगा, है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट ज्यादा आपको करता है बहुत सारे चैनल। जैसे राज्यसभा चैनल अगर आप देखिएंगे तो नेट, तो काफ़ी आपको सिविल सर्विसेज के काम का चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगा, है ना। ज़्यादा मनोरंजन वाले चैनल ना देखें, वो डीडी चैनल आप देखिए, उसमें कुछ न्यूज़ ज़्यादा कंक्रीट आता है, तो नेट। बाकी जितने प्राइवेट चैनल हैं वो सब इसको बोलते हैं क्या, इंफोटेनमेंट, है ना, क्या बोलते हैं उसको, इंफॉर्मेशन प्लस इंटरटेनमेंट, वो दोनों लेकर के आए। मगर हमारा काम बहुत सीरियस है, हमारा जॉब में इंटरटेनमेंट साथ लेके नहीं चल सकते आप काम के अंदर, तो नहीं, वैसे नहीं कैजुअली कुछ भी बोलते हैं आजकल तो, और उसमें उनके स्पेशलिस्ट भी आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं वो भी वैसे कैजुअली बोलते हैं, बिना कोई तैयारी का, बिना कोई डाटा का, कुछ भी अपना शुरू हो जाते हैं बोलना, है ना। अगर आप राज्यसभा के अंदर आप टीवी पे देखिएगा ना, कोई भी पैनलिस्ट जो बात करेगा या फिर कोई भी एक्सपर्ट होंगे, तो वो डाटा लेके जाते हैं, रिकॉर्ड बताते हैं पहले कि देखिए ऐसा ऐसा है, ये फैक्ट है, तो कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। हमारे मन में क्या है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि हम बायस्ड हों, नहीं भी हों, फिर भी ऑथेंटिसिटी के लिए जरूरी होता है वो। तो ये बेसिक डिफरेंस है, याद रखिएगा। 3-4 जो डिफरेंसेस हैं इसके 4 हैं, है ना, माइक्रो और मैक्रो। तो मैक्रो पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आ जाएंगे सीधा यहां से इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमिक्स तो चूंकि पढ़ते नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक बना। इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस और एक सब्जेक्ट है ऑफ स्टडी रिलेटेड टू वेल्थ। इकोनॉमी क्या है, व्हाट इज इकोनॉमी? हमारा सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, इंडियन इकोनॉमी, है ना। तो इकोनॉमी बेसिकली इज ए सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। किसी भी देश के अंदर अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कई संगठन होते हैं, संस्थाएं होती है। एक का नाम सुने होंगे आप जरूर, वो है आरबीआई, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मूल रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी अर्थव्यवस्था के स्टेबिलिटी को वो देखता है, और उसके लिए उनको जो पावर दिया गया है, अपने पावर के तहत जो है वो एक्शन लेते हैं। तो एक संस्था है ना। तो जब अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, हम एक सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को फैसिलिटेट करता है। क्या करेगा ये जो संस्थाएं हैं हमारी, है ना, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को फैसिलिटेट करेगा, उसको बढ़ावा देगा। एक संस्था आप नाम सुने होंगे, सेबी, नहीं सुने होंगे तो जान लीजिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, शेयर मार्केट में है, जो पूरा शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। जो शेयर मार्केट को रेगुलेट कर रहा है, इट मीन्स व्हाट, कि कंपनियों को पूंजी इकट्ठा करने में मदद कर रहा है, यानी कि उत्पादन में कहीं ना कहीं मदद कर रहा है वो संस्था। ये पूंजी नहीं होगा तो उत्पादन कैसे करेंगे?
एग्जाम्पल देके सिर्फ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इकोनॉमी हम बात करेंगे तो इकोनॉमी के अंदर हम क्या अध्ययन करते हैं, तो हम बेसिकली इंस्टीट्यूशंस के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में का एक सिस्टम है ये पूरा पूरा इकोनॉमी, जो कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है, उसको बढ़ावा देता है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, है ना, उसको कैसे और बढ़ाया जाए। तकनीकी रूप से अगर हम बात करें तो देश का जीडीपी कैसे बढ़ाए, और थोड़ा आगे बढ़े तो लोगों के कल्याण कैसे हो, है ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन उसमें आ जाएगा। प्रोडक्शन तो ठीक है, मगर डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन क्या उनको मिल रहा है जो इनको मिलना चाहिए, उन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? नहीं, मतलब हम माइक्रो का तो हम बात ही नहीं करते हैं ना, मतलब प्रोडक्शन को हम फैसिलिटेट करेंगे, प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स है उसमें नहीं जाएंगे सर। रेट उनको जो ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करेगा उसका हम अध्ययन करेंगे, है ना। अब देखिए ऐसा है भाई, माइक्रो के बिना तो माइक्रो बनेगा नहीं, है ना। सेल के बिना कोई टिश्यू नहीं बन सकता है ना। उसी तरह समझ लीजिए आप, हम ये नहीं करेंगे एकदम कोई रिलेशन नहीं उनका है, एक संबंध ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। लेकिन हम अपने दिमाग में इसको क्लियर रखते हैं कि हमें माइक्रो के अंदर नहीं जाना है ना। अब माइक्रो के बिना वो कैसे हो, माइक्रो के बिना तो माइक्रो बन ही नहीं सकता। उन्हीं से जब तक कोई इकाई उत्पादन नहीं करेगी तो उत्पादन के बाद वितरण किस चीज का करेंगे। लेकिन हम अध्ययन के लिए, ये जो डिवीजन है वो सिर्फ पढ़ने के लिए, क्योंकि सारा कुछ दे देगा पढ़ने तो आप तो फिर पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ लीजिएगा। फिर सब्जेक्ट भी तो है इकोनॉमिक्स, अगर आप रखना चाहें तो इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। वो तो इस तरह से है ना, रिलेशन है दोनों में, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर हम अब जिस तरह से पढ़ते हैं इकोनॉमी को, उसमें माइक्रो में नहीं जाते। अब रिलायंस कंपनी, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री है, वो पेट्रोकेमिकल बनाती है ना, तो हम उसका उत्पादन पे ज्यादा देखेंगे, भाई कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना रॉ मटेरियल आ रहा है, कितने प्राइस पे आ रहा है, कितने लेबर लग रहे हैं, कितना लैंड उनका एक्विजिशन उन्होंने किया, वो सब उससे मतलब नहीं है, बस इतना ही है। देखिए प्रोडक्शन तो अगर हम पूरा इंडिया के बारे में बोलेंगे, भाई पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन हमारा पूरा इंडिया में कितना है, तो सबका जोड़ कर देंगे, जितने भी कंपनियां काम कर रही है उस फील्ड में, सारे कंपनियों के उत्पादन को ही तो जोड़ेंगे, अभी तो बोलेंगे कि हाँ हमारे यहाँ इतना मिलियन टन पेट्रोकेमिकल का प्रोडक्शन होता है ना। तो इस तरह से जो है चीजों को समझना है। इकोनॉमी के एक्चुअली डेफिनेशन इसका लिख लीजिए कि एन इकोनॉमी इज ए सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, अर्थव्यवस्था संस्थाओं एवं संगठनों का एक पद्धति है, सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस दैट facilitates the production and distribution of goods and services in a society। संसाधन क्या लिखे, अर्थव्यवस्था संस्थाओं एवं संगठनों का एक पद्धति है जो समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण को बढ़ावा देता है, Economy determine how resources are economy determine how the resources are
distributed among the members of a society. अर्थव्यवस्था यह निर्धारित करता है, अच्छा, निर्धारित करता है कि संसाधन किस प्रकार से समाज के सदस्यों के बीच वितरित किया गया है, वितरित किया गया है। देखिए, राइटिंग का जो वर्डिंग है ना, उसको हम नहीं चेंज कर सकते, है ना आप चेंज कर सकते हैं, तो आपको बार बार पढ़ करके उसको सीखना पड़ेगा। इकोनॉमी इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हम एक एक वर्ड समझा सकते हैं आपको, लेकिन जो जिस वर्ड में हम आपको समझाएंगे उसी वर्ड में आप आंसर नहीं लिख सकते। आंसर आपको फिर राइटिंग वाले वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा इकोनॉमी को डिफिकल्ट बनाता है दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उनके तुलना में, कंपैरिजन में। तो हम क्या पढ़ते हैं, पूरा एक सिस्टम को पढ़ते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं। कंट्री क्या होता है, देश क्या होता है, स्टेट इज ऑल्सो सिस्टम, ए कंपनी इज ऑल्सो इज ए सिस्टम। तो सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने कहा कि यू विल फाइंड दैट ऑलमोस्ट इन ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूशंस। जैसे मंडी इज ए सिस्टम, मंडी को लेकर के इतना हंगामा मचा है आपका हरियाणा में, पंजाब में, है ना भाई, कोई हटाना चाहते हैं, कोई रखना चाहते हैं, है ना, मगर उसका एक बड़ा रोल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि वो किसानों से खरीदता है और मार्केट में बेचता है जाकर के। तो इकोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, इन्हीं संस्थाओं का पर जोर देते हैं, ज्यादा इनको समझने का प्रयास करते हैं। और ये संस्था जो बनाए गए हैं सारे, ये इकोनॉमिक वेलबींग के लिए बनाया गया है, उत्पादन को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि वितरण जब नहीं होगा तो उत्पादन किस काम का होगा, है ना। दिस इज व्हाट, ये समझिएगा तो इकोनॉमिक्स है, इसी चीज को समझना है कि किस तरह से जो है। अब आइए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ, इसको समझिए थोड़ा ध्यान से। एक छोर पे है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना, और दूसरे एक्सट्रीम पे है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये टी लिखा हुआ है, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि सारा ठीक हो जाए, है ना। और बीच में कहीं पे हमारा एक और है, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए, पूरे दुनिया में अगर बात करें तो ये तीन तरह की इकोनॉमी ही है, तीन तरह का कॉन्सेप्ट, है ना। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए समझिए कि जब सुपर पावर बनने शुरू हो गए, जब बड़ी बड़ी शक्तियां, बड़े बड़ी इकोनॉमी बनने शुरू हो गए, तो उनका उनका कोई ना कोई बेस था, कोई
सिद्धांत था जिसके आधार पे वो काम कर रहे थे, है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप वहां पढ़िएगा कि किस तरह से जो है यूरोप में पूंजीवाद की शुरुआत हुई, है ना। पूंजी आया, वहां पढ़िएगा ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, रिनासा, रिफॉर्मेशन, नाम सुने हैं कुछ, है ना। वो तो धीरे धीरे क्या हो गया, लोगों के पास पैसा जमा हो गया, पूंजी के रूप में जमा हो गया, तो रेट। और फिर उसी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो सिद्धांत चला हमारा, उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आप यूएसए को कह सकते हैं, है ना। ये एक मॉडल है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी की जहां तक बात करें तो वर्तमान में ऐसा कोई परफेक्ट मॉडल नहीं है बताने के लिए, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट के रूप में जब बना था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बेसिकली, है ना, जब दो सुपर पावर आ गए थे, तो कौन से थे, वो थे यूएसएसआर, द देन यूएसएसआर, वैसे करते हैं हम लोग, उस समय का, अब तो है ही नहीं यूएसएसआर, तो नहीं। तो दोनों का सोच अलग था, दोनों के जो उनके जो थियरी थे इन पर ये बेस्ड था इकोनॉमी, अलग अलग तरीके का था, क्योंकि उनके गोल भी अलग अलग थे, पॉलिटिकल एम भी अलग था, है ना। पॉलिटिक्स में क्या था, यूएस की अगर बात करेंगे हम तो यूएसए में क्या था, डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी था यहां पे, और यहां पे क्या था, डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, कम्युनिज्म बोलते हैं टेक्निकली। कम्युनिज्म कहते हैं, कम्यून सिस्टम था वहां पे, वो कहते थे कि हमारा जनता का शासन होगा, है ना। अब आप एक चीज समझिए, जो डेमोक्रेसी है इसका मेन जिस्ट क्या है, लोकतंत्र का जो जड़ है वो किस चीज में निहित होता है, वो है दैट इज फ्रीडम, है ना, फ्रीडम, स्वतंत्रता। हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्यों है कि आपको संविधान में फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है, अपनी मर्जी से आप रोजगार करो, जो रोजगार करना चाहते हो, अपनी मर्जी से आप माइग्रेट करो, जहां रहना चाहते हो इंडिया में जाकर के रहो, किसी ने नहीं रोका है आपको, है ना। और आपको बोलने की स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता इसका जड़ होता है डेमोक्रेसी का। कम्युनिज्म क्या है, सोशलिस्टिक सोच होता है उनका, जिनका की जो मेन गोल होता है वो होता है, वो फ्रीडम नहीं है, दैट इज क्या है, इक्वलिटी। मेन गोल क्या है उनका, इक्वलिटी है। ऐसा नहीं कि फ्रीडम वहां नहीं है, लेकिन फ्रीडम और इक्वलिटी के बीच में जब कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो स्टेट विल गो विद द इक्वलिटी इन कम्युनिज्म। पहले समानता होनी चाहिए, सभी लोग समान पैदा हुए तो समान सबको अधिकार मिलेगा, है ना। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप जितनी मर्जी आप वो करो, दूसरा बेचारा गरीब भूखे मर जाए, है ना। वो कहते हैं इक्वलिटी इंपॉर्टेंट है। तो जब रशिया था, जिसमें रशिया नहीं कहेंगे, सोवियत संघ कहते थे उनको, यूएसएसआर जब था, तो वो क्या था, इक्वलिटी पे अधिक जोर दिया करता था। तो इक्वलिटी लाएगा कैसे, कैसे आएगा, ये कह रहे हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज, तो रिसोर्स तो पहले रहना चाहिए ना, उसके लिए क्या करेंगे ये, अब यहां पे क्या करेंगे, ये नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज करेंगे, नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज।
सारे संपत्ति किसकी होगी? राष्ट्र की होगी। सभी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण, है ना। यानी कि निजी संपत्ति अलाउड नहीं होगा। बहुत छोटे स्तर पे हो सकता है, आपके कपड़े, बर्तन, ये सब भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन आप बड़े स्तर पे कि आपको उद्यमी बन जाए, कोई फैक्ट्री लगा लो, ऐसा नहीं कर सकते आप। बड़े स्तर पे आपका निजी संपत्ति नहीं होगा। यहां पे क्या है देखिए, मेन हमारा है फ्रीडम। जहां पे कॉन्ट्राडिक्शन होगा फ्रीडम और इक्वलिटी के बीच में, तो हम फ्रीडम को ज्यादा, या स्टेट जो है विल गो विद द फ्रीडम फर्स्ट, कि फ्रीडम पहले भाई। फ्रीडम इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इनका ये मानना है कि जो ह्यूमन बीइंग है, अब ये भी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है ना। हम क्या है, एक इकोनॉमिक्स के हिसाब से एक रिसोर्स है, एक संसाधन है ना। तो आप भी क्या करते हैं, हम भी क्या करते हैं, एक प्रोडक्शन का पार्ट होते हैं, कुछ उत्पादन करते हैं। तो ये जो हम उत्पादन करते हैं, तो उसके लिए हमें फ्रीडम चाहिए। और वो मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को फ्रीडम दिया जाए तो अपना मैक्सिमम टैलेंट का इस्तेमाल कर सकता है। देखिए उसकी खूबी देखिए क्या है। दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं, लेकिन इनकी अपनी खूबी, ये पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में पहले देखिए, है ना। ये कैपिटलिज्म क्या कहता है? कैपिटलिज्म सेंस कि भाई यू हैव फ्रीडम टू एक्सेल, टू गो टू एनी लिमिट, देयर इज नो लिमिट। यू योरसेल्फ इज द लिमिट। आप अपना खुद लिमिट हो। यहां पे ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि नहीं, जो स्टेट प्रोवाइड करेगा इतने ही आपके पास सुविधाएं होगी। तो आपके अंदर पोटेंशियल चाहे कुछ भी करने का हो, बनने का हो, है ना, आप स्टेट के लिमिट के हिसाब से काम करेंगे आप, है ना। ये कहते हैं कि नहीं, इनका ये मानना है, जो थियोरी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा, मतलब सोच इनकी ये है कि हमारा जो पोटेंशियल है, ह्यूमन पोटेंशियल, है ना, इज लिमिटलेस and no one knows what potential one has. So that will come only when you start using your potential. आपको अपनी क्षमता का पता भी तभी चलेगा जब आप करना शुरू करोगे। तो भाई सबकी अलग अलग पोटेंशियल है, तो सबको अगर सुविधा, फ्रीडम दे दिया जाए तो अपने अपने फील्ड में सभी लोग एक्सेल करें। जिस फील्ड में किसी को स्पोर्ट्स में मतलब अच्छा करने का लग रहा है, उनको नहीं, यहाँ पे हम अच्छा कर सकते हैं, वहीं करेंगे। किसी को बिजनेस में लग रहा है, किसी को एजुकेशन के सेक्टर में लग रहा है, जहां जिनका मन कर रहा है। तो फ्रीडम दे रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं वो, दे अलाउ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी यहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी इज वेरी लिमिटेड। निजी संपत्ति बहुत सीमित है। यहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अनलिमिटेड। आप जितना चाहो उतना संपत्ति इकट्ठा कर सकते हो विथ लीगल मीन्स, है ना। जितने बड़े चाहो आप अपना कंपनी को बना सकते हो, अपना पोटेंशियल का इस्तेमाल करके कर सकते हो। तभी आप देखेंगे बड़े बड़े उद्योगपति जो है वो एलन मस्क, कौन कौन सब यूएस में है ना, वारन बफेट, कुछ लोगों का नाम सुने होंगे। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है प्रमोट करती है, और फ्रीडम है, फ्रीडम एट ऑल लेवल। अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम कहते हैं फ्री मार्केट। यहां पे क्या होगा, फ्री मार्केट होगा। बाजार जो होगा हमारा क्या होगा,
मुक्त बाजार होगा, स्वतंत्र बाजार होगा। अब क्या इसका मतलब है? फ्री मार्केट मीन्स व्हाट? फ्री मार्केट मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंटल कंट्रोल, है ना? वर्ड को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गवर्नमेंटल कंट्रोल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम, है ना? रेगुलेशन नहीं, नॉन रेगुलेशन का, इसलिए मैं इनको कह रहा हूं, है ना? रेगुलेशन, सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, रेगुलेशन तो होगा, है ना? रूल्स होंगे, है ना? हाँ, लेकिन वो नियंत्रण नहीं होगा। हर किसी को कानून के तहत काम तो करना पड़ेगा। रेगुलेशन नहीं होगा तब तो फिर अव्यवस्था फैल जाएगी। तो फ्री मार्केट का मतलब है कि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होगा। फ्री मार्केट का मतलब हुआ, इट मीन्स कि मार्केट फोर्सेस विल डिसाइड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कौन डिसाइड करेगा? मार्केट फोर्स डिसाइड करेगा। मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं? मूल रूप से 2-3 जरूर ध्यान रखिएगा, डिमांड, सप्लाई, प्राइसेस, ये दीज आर द मार्केट फोर्सेस। तो बाजार के बल ये निर्धारित करेंगे कि बाजार में कौन सी चीजें बिकेगी, कितनी बिकेगी, किस मूल्य पर बिकेगी, है ना? ये सब कौन तय करेगा? मार्केट फोर्सेस तय करेंगे, सरकार नहीं तय करेगी। सरकार नहीं कहेगी कि आप ये सामान वहां जाके बेचो या उनको जाके बेचो, ऐसा नहीं है। तो फ्री मार्केट का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, मार्केट फोर्स, बाजार का जो बल है वो निर्धारित करेंगे कि कौन सा सामान का क्या मूल्य होगा और कौन खरीदेंगे। जिनकी कैपेसिटी होगी वो खरीदेंगे, जिनकी कैपेसिटी नहीं होगी तो नहीं खरीदेंगे, है ना? अब आप मार्केट में जाओगे तो 500 रुपए की भी घड़ी मिलती है, 5 लाख की भी मिलती है, 7 करोड़ में भी मिलती है, आजकल तो 5 करोड़ की भी मिलती है ना? अब तो सारी घड़ियां ही घड़ी, अब तो कुछ है नहीं, उनमें टाइम ही देखना होता है सब में, है ना? लेकिन अब ये मार्केट में चूंकि उनका डिमांड है और कंपनियां उनको प्रोड्यूस करने को तैयार है तो प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन आज से अगर हम बहुत पीछे नहीं जाए, 20-25 साल पहले जाए, है ना, तो एक HMT कंपनी हुआ करती थी, वो घड़ी बनाती थी और बहुत ही मॉडरेट रेट पे सरकार उसको तय करती थी। HMT कंपनी थी, सरकार की कंपनी थी, तो बिक गई अब, है ना? हाँ, तो उस पर सरकार का नियंत्रण था, तो उनके अपने रेंज बहुत लिमिटेड थे। 5,000 10,000 तक घड़ियां बनाती होंगी, 10 करोड़ की तो नहीं बनाई, है ना? जब से प्राइवेटाइजेशन हो गया तो आज के रेट में जो है, क्यों? मार्केट में डिमांड है, लोग खरीद रहे हैं, उनका दूसरा वैल्यू है। जो 10 करोड़ की घड़ी पहन रहे हैं वो कुछ कारण से तो पहन रहे होंगे ना, कुछ तो रीजन होगा ना पहनने का। नहीं, टाइम देखने के लिए तो नहीं पहन रहे होंगे, टाइम देखने के लिए तो मोबाइल से भी देख सकते थे और सस्ती घड़ियों से भी काम चल सकता था, है ना? मगर उसका वो वैल्यू क्या होता है कि जैसे हमारी सोसाइटी में क्या है कि हम किन किन चीजों को वैल्यू करते हैं। तो जहां पे कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे कि ज्यादा उनको शो ऑफ करना पड़ता है, दिखाना होता है। मतलब आपके पास अगर वेल्थ है तो वेल्थ का शो कैसे करेंगे? आप एक मान लीजिए 50 करोड़ के घर में रह रहे हैं तो घर लेके नहीं जाएंगे ना सब जगह, है? तो आपके कपड़े, आपके जूते, आपके घड़ियां, है ना, तो ये सब वो उनके क्या होता है, गाड़ियां, कितनी बड़ी गाड़ी से आए हैं, है ना? ये सब देखिए, ये जो आधुनिकता का जो है कुछ प्लस माइनस सब चीज उसमें है ना? तो उसी हिसाब से वो चलता है। इसलिए जो है सभी तरह के उत्पाद बन रहे हैं, महंगे से महंगे उत्पाद बन रहे हैं, वो अपना शो ऑफ में लगे हुए हैं। भाई होना भी चाहिए, जिनको जिस ऑडियंस को वो
अपना बात कहने के लिए जा रहे हैं, समझाने के लिए जा रहे हैं, वो खुद ही 20,000 की घड़ी पहने हुए हैं, तो इनको तो 50,000 की घड़ी पहनना पड़ेगा कम से कम, है ना। तो ये तो पूंजीवाद का अच्छा कहें या बुरा जो भी कहें, लेकिन है। फ्री मार्केट ये उनको देता है, प्रोड्यूसर को भी देता है फ्रीडम और कंज्यूमर को भी देता है फ्रीडम। तो फ्री मार्केट का दूसरा दूसरा एस्पेक्ट क्या हो गया कि प्रोड्यूसर इज फ्री टू प्रोड्यूस एनीथिंग एंड कंज्यूमर इज फ्री टू यूज एनीथिंग। तो यहां पे फ्रीडम का ये भी मतलब है कि फ्रीडम किस चीज का है ना। तो फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन, कोई रोक नहीं है, सरकार ये नहीं कर सकती कि भाई हम ये आप उत्पादन नहीं कर सकते हो, प्रयास करो घड़ी क्यों बना रहे हो, ऐसा नहीं कर सकती कि भाई ये तो ऐसा मतलब सुपर प्लस कंजम्पशन है, पैसे की मतलब की बर्बादी है एक तरह का, ऐसा नहीं कर सकते। फ्री मार्केट होगा, इसका उल्टा होता है यहाँ पे क्या, जब ये नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज है तो कंट्रोल्ड मार्केट होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सुनिए, यहाँ पे मार्केट क्या होता है, कंट्रोल्ड मार्केट होता है। सरकार प्रोडक्शन को भी निश्चित कर सकती है, सरकार जो है मूल्यों को भी तय कर सकती है, किसी वस्तु का मूल्य कितना होगा ताकि सभी लोगों को मिल सके, क्योंकि वो लोगों का पेमेंट भी तय करती है, जो कमाई भी आपकी तय कर देती है, वो भाई इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। जब यूएसएसआर था उस समय जो इनकम के जो डिफरेंसेस थे बहुत कम थे। जैसे हमारे यहाँ होता है कि एक डॉक्टर 50,000 रुपया मान ली कमा रहा हो, तो नर्स को हम कितना देते हैं, 15,000। डिफरेंस दिख रहा हो कितना ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा का डिफरेंस है। मगर रशिया में ऐसा नहीं था, उसमें सोवियत संघ की अगर हम बात करें तो वो क्या करते थे, अगर एक डॉक्टर को एक नर्स को 15,000 मिल रहा है, डॉक्टर को कितने मिलने चाहिए, 20,000 ले लो, और क्या करोगे, है ना। हाँ, कुछ और आपको सुविधा चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, यू आर ए डॉक्टर तो यू में हैव ए कार, तो गवर्नमेंट आपको कार दे देगी। भाई रात में अगर कोई पेशेंट को कुछ हो गया, अचानक से कॉल आया तो कैसे जाएगा, चलो नर्स को कार की जरूरत नहीं तो डॉक्टर को तो जरूरत है, तो बोलेगी आपको हम कार दे देंगे, लेकिन सैलरी देंगे 20,000। तो वो एक लिमिटेड होगा, तो जितने उत्पादन भी होंगे सब उनका भी प्राइस लिमिट करेंगे वो, तभी तो फिर डिमांड होगा मार्केट में। इसलिए वो नियंत्रित करते थे ये सोशलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि वो समानता लाना चाहते हैं, सबको सब व्यक्ति उसका उपभोग कर सके। अब ज्यादा महंगा कर दोगे तो हर कोई उसका उपभोग नहीं कर सकेगा। यहां पे क्या होता है, फ्री मार्केट है, तो फ्री मार्केट की एक बड़ी खूबी क्या है पता है, हाई कंपटीशन, है ना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एक पार्ट है, ध्यान रखिएगा कि जब फ्री मार्केट हम बात करते हैं, जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, कंपटीशन बहुत हाई होता है। एक ही फील्ड में आप देखेंगे कि कई सारी कंपनियां, है ना। मोबाइल सेट उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। जब मोबाइल आया था तो पहले फीचर फोन आया था, है ना। वो फीचर फोन भी 10,000 में मिलता था, बहुत कम, और उसमें 10,000 का वैल्यू था। आज से अगर हम 15 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले की बात करें, तो 10,000 का वैल्यू आज के से तो डबल था ही कम से कम। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया, फिर बाद में नई नई टेक्नोलॉजी आ गया, स्मार्टफोन आ गया, है ना। अब जो है 10,000 में एक अच्छा स्मार्टफोन तो साधारण तो आप ले ही सकते जो सारा काम करता हो, जितनी आपको आवश्यकता है। तो दो चीजें हुई देखिए यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, एक तो प्राइस कम हुआ और दूसरा क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ। तो जब कंपटीशन होगा तो क्या होगा पता है ना, दो चीज ध्यान रखिएगा, दो बातें होगी। एक क्या होगा, रिडक्शन इन
प्राइस होगा, और दूसरा इंप्रूवमेंट इन, यस, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी होगा। जब कंपटीशन नहीं होगा, इंडिया 91 के पहले अगर हम बात करें, जब हम रिफॉर्म नहीं अपनाए थे, 2-3 कंपनियां ही थी जो कार बनाती थी, एम्बेसडर वाले और फिएट वाले और कुछ एक आध और थे, है ना। उनका मॉडल फिक्स था, है ना। वो एम्बेसडर का जो मॉडल व्हाइट वाले देखते हो ना, आज भी वो मॉडल काफी पॉपुलर अभी भी है ना। वही एक मॉडल वो चलाया करते थे, है ना। और फिएट वाले अपना एक मॉडल चलाया करते थे। लेकिन आज के डेट में आप देखो क्या है, खुद एम्बेसडर जो बनाने वाली कंपनी है, आज कितने मॉडल लेकर के आ गई। फिर बाद में मारुति आया तो उन्होंने तो मार्केट को ही चेंज कर दिया, पूरा ऑटोमोबाइल मार्केट को इंडिया में चेंज कर दिया। तो कंपटीशन हाई हुआ, और कंपटीशन जब हाई होता है तो क्या होता है, प्राइस कम होते हैं। वैसे एकदम से आप फील नहीं कर सकते इस चीज को जैसे, लेकिन मोबाइल के मामले में तो हर कोई फील कर सकता है, देख सकता है, समझ सकता है कि उनके दाम भी घट सकते हैं, है ना। और टेक्नोलॉजी और बेहतर हो सकता है। आज के डेट में देखो आप 50,000 या 1 लाख के जो मोबाइल है, जो नए फीचर के साथ में आ रहे हैं, वो फोल्डेड मोबाइल और फोन से जो लेकर के आ रहे हैं, है ना, तो वो भी 1 लाख रुपए में लेकर के आ रहे हैं। अभी आज से 5 साल के बाद देखना, जो 1 लाख में बेच रहे हैं वो भी 50,000 रुपये आ जाएंगे, और जो 50,000 रुपये बेच रहे हैं 25,000 में आ जाएंगे। क्योंकि अभी तो मान लो एक कंपनी सैमसंग ने निकाल दिया, अब उसके साथ दूसरी कंपनियां, 3 कंपनियां जब आ जाएंगी ना मार्केट में, तो कंपटीशन इनका बढ़ जाएगा, तो प्राइस भी कम करना पड़ेगा इनको, और क्वालिटी भी मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है फ्री मार्केट का, कि कंपटीशन हाई होता है। इसका अल्टीमेट गेनर कौन है, अंतिम लाभ किसको मिल रहा है, कंज्यूमर को, है ना। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यहां पे क्या होता है कि बोलते हैं कि कंज्यूमर इज सोवरेन। कंज्यूमर जो होता है वो सोवरेन होता है, संप्रभु होता है। जैसे कंट्री के बारे में पढ़े हो कि इंडिया इज सोवरेन कंट्री, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर इज सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या हुआ, यू आर फ्री टू मेक योर डिसीजन, you have choices and you have to apply your choice। तो आप स्वतंत्र हो गए ना, फ्री हो गए, सॉवरेन जिसको बोलते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मेकिंग डिसीजन। आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आप इसी कार को खरीदो या इसी मोबाइल को आपको खरीदना है, इसी को। आपके पास ऑप्शन है, और ऑप्शन होने के कारण से जो है आपके पास चॉइसेस हैं, है ना। तो चॉइसेस कब है, क्योंकि ये मार्केट इकोनॉमी है। अभी आप आज के डेट में अगर आपको कार खरीदना हो, मान लीजिए, है ना, जैसे ही नौकरी लगेगा तो पहला काम का यही करोगे, आप पहले कार ढूंढने जाओगे, है ना, कि भाई अब तो कार जरूरी है, कहीं भी जाना आना, ऐसे कैसे जाएंगे, है ना। तो जो लोग भी पास करते हैं सबसे पहले वो कार खरीदते हैं। आप मार्केट चले जाओगे तो वहां पे तो पहले आपको, आजकल तो खैर इंटरनेट हो गया है ना, फिर भी आपको 10-20 मॉडल आपको ऐसे पसंद आ जाएंगे, आने वाले 10-20 हो जाएंगे। आपको शायद डिसीजन लेने में काफी वक्त लग जाए कि भाई हमें कौन सा खरीदना है। एक मोबाइल खरीदने के लिए लोग महीनों सोचता है, इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए कि कौन सा फीचर मार्केट में आया है और जो हमारे पास भी होना चाहिए, उस मोबाइल में है कि नहीं है, या फिर जो हमारा काम है उस काम से संबंधित फीचर उसमें है कि नहीं है। तो कंज्यूमर इज सोवरेन। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड, लिमिटेड, और देयर आर वेरी
लिमिटेड चॉइसेस है यहाँ पे। तो कंज्यूमर सॉवरेंटी क्या बोलेंगे, नो कंज्यूमर सॉवरेंटी। यहाँ पे कंज्यूमर के पास कोई इतना चॉइस नहीं है। अब आगे आ जाइए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनका मेन मोटिव क्या होता है? तो मेन मोटिव उनका क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। तो एक बड़ा, कहिए आप पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कहिएगा, मेरे हिसाब से तो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि आप प्रॉफिट जब अर्न करेंगे तभी उसमें से सेविंग करेंगे, जब सेविंग करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर नया टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे आप, है ना। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका ये है कि प्रॉफिट इज द मेन मोटिव ऑफ प्रोड्यूसर। क्या है इसका? प्रॉफिट इज द मेन मोटिव ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स का मेन मोटिव क्या होता है? लाभ कमाना। उत्पादक का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? लाभ कमाना, है ना। अब ये जो लाभ है, इसमें यहां पे ये कहते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। ये थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं उससे एक कदम और आगे, कि प्रॉफिट तो ठीक है, इवन की सोशलिस्ट इकोनॉमी में भी कोशिश करते हैं कि कंपनियां हमारे लाभ में चले, है ना, घाटे में ना जाए। लेकिन ये जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की बात करने लगते हैं फिर आगे जाकर के, तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं ये कंज्यूमरिज्म और या कहिए कि को जन्म देती है, और ये कई बार जो है इलीगल एक्टिविटी को भी जन्म देती है। समझे? इसलिए रेगुलेशन इज मस्ट। बात समझ में आ रही है? तो रेगुलेटर होता है, इसलिए क्या बोलेंगे हम, गवर्नमेंट क्या करती है, इसको रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट रेगुलेट द इकोनॉमी। जैसे हमने नाम सुना होगा कि भाई हर्षद मेहता स्कैम सुने होंगे ना, केतन पारिक का स्कैम, ये सब शेयर मार्केट में हुआ, सुने। तो जब ये सारा कुछ हुआ तो भाई मार्केट को अब सरकार तो नहीं चलाएगी ना, तो निजी हाथों में ही रहेगा। और खास करके 91 के बाद जब से हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म अपना लिया, तो हमने सबको फ्री कर दिया। तब हमने क्या किया, एक नया संस्था बनाया, इसका नाम रखा सेबी, है ना। तो सेबी क्या है, गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट खुद नहीं है वहां पे आकर के बोल रहे कि भाई हम ही कर रहे हैं। उन्होंने एक संस्था बना दिया, एक एक्ट पारित कर दिया, सेबी एक्ट, और उस संस्था को कुछ राइट दे दिया गया कि भाई मार्केट को आपको रेगुलेट करना है। क्योंकि जितने भी शेयर बाजार में घोटाले हुए, उसमें लॉस किसका हुआ अल्टीमेटली? गवर्नमेंट का नहीं, उसमें लॉस हुआ शेयर होल्डर्स का, खास करके स्मॉल शेयर होल्डर्स का। जो छोटे लोग पैसा लगाए थे उसमें, उनको सबसे अधिक लॉस हुआ। नहीं समझ में आई बात? समझ जाइएगा। उसमें देखिए, अच्छा क्या घोटाला किया है ना, घोटाला में सबको बड़ा इंटरेस्ट होता है कि घोटाला में कौन सा, घोटाले में क्या हुआ, है ना। तो अरशद मेहता ने क्या किया, अपने फिल्म भी देखी होगी उसकी, शायद नहीं देखी होगी तो आपने देखी है ना।
हाँ बिग बुल सामान्य भाषा में समझ लिए, शॉर्ट में, है ना, डिटेल में नहीं जाएंगे। उन्होंने क्या किया, एक साधारण परिवार का व्यक्ति था, है ना, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो करोड़ों रुपया से बिजनेस कर सकेगा। वो किसी जगह टीचिंग उचिंग कुछ कर रहा था, है ना, और कहीं से पुराना स्कूटर ले आया था, उसी पे उस चलाता था उसी पे। और शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत उनकी जानकारी उनको जब मिली कहीं से, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। अब उसमें क्या किया कि पहले समस्या थी उसके पास पूंजी की, पैसा कहाँ से लाए। तो उनके एक दो मित्र थे जो बैंक में काम करते थे, मैनेजर थे, उनसे उन्होंने बात किया, तो बोला कि भाई ऐसा ऐसा हमको थोड़ा पूंजी की जरूरत है, आप हमको पूंजी इकट्ठा उपलब्ध कराओ। तो बैंक तो ऐसे पूंजी नहीं देती किसी को, है ना। तो बोला कि नहीं नहीं वैसे नहीं चाहिए हमको, है ना, हमें तुम दो पूंजी। बोला हम कैसे दे सकते हैं भाई, हम तो मैनेजर, हम तो बैंक देखते। बोला नहीं नहीं आप दो ना। एक चीज बताओ, तुम्हारे पास कितना कैश होता है एक दिन में ऑन एन एवरेज। बोला कि मान लीजिए कि उसने बोला कि भाई हमारे पास 1 करोड़ तो कैश लगभग होता ही होता है। बोला 1 करोड़ होता है ना, तो 10 लाख हमें दे दो, उसमें से किसको पता चलने वाला है ना। आप जो है 10 लाख रुपया हमें दे दो, 10 दिन में तुमको हम 2 लाख रुपया बढ़ा करके 12 लाख दे देंगे, है ना। अब वो मैनेजर को लगा कि 10 दिन में 12 लाख आ जाएगा, मैनेज कर लेंगे ना, बैंक तो मैनेज कर ही लेता है ना। एक आध थोड़ा वो 10 करोड़ निकल जाएगा तो क्या होगा। बस उन्होंने क्या किया कि उसे 10 लाख रुपया निकाल दिया 1 करोड़ में से, इनको दे दिया। अब किसी को नहीं मालूम, बैंक को नहीं मालूम, कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं, है ना। पैसा उनको 10 लाख रुपया दे दिया। ये क्या कर रहे थे, ये कुछ उन्होंने पर्टिकुलर शेयर्स को चुन लिया कि इन शेयर में पैसा लगाना है। देखो जिस शेयर में पैसा लगाया जाता है ना, उसके भाव बढ़ते जाते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ कुछ शेयर को चुन लिया और उसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया। लोगों को लगा ये शेयर तो बहुत बढ़ रहा है, 1 महीने में 10% चला गया, 2 महीने में 50% चला गया, 6 महीने में डबल हो गया, ऐसा हो गया, है ना। सब लोग पैसा उसमें लगाना शुरू कर दिया। अभी क्या करेगा ये पता है आपको, 10 रुपये का जो शेयर है उसको 60 रुपये तक ले जा करके छोड़ देगा। फिर हमारे आपके ऐसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको लगेगा कि ये 10 रुपये का 60 रुपया हो गया, 60 का 100 भी हो जाएगा, है ना। तो पैसा लगाना शुरू कर देंगे सब लोग। जब 60 का 100 हो जाएगा तो क्या करेंगे, अपना सारा पैसा विड्रॉ कर लेंगे। अब चूंकि उनका बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है, आधा से अधिक पैसा उन्हीं का लगा हुआ है, तो वो शेयर का दाम कहाँ जाएगा, 100 से घट करके सीधा आ जाएगा 40 पे, 30 पे आ जाएगा। सुनिए, तो लॉस किसका होगा, वो शेयर होल्डर का ना, जो शेयर होल्डर पैसा उसमें लगाया था। पकड़े किसको पकड़ोगे आप, कोई नियम तो है नहीं, उसमें कोई नियम नहीं था, कोई सेबी नहीं था, कोई रूल नहीं था। थे फ्रॉड के रूल थे, ऐसा नहीं था कि नहीं था, जिसके कारण तो जेल गए वो, है ना। लेकिन जेल वो शेयर मार्केट में पैसा लगाने के कारण नहीं गए, जेल गए वो बैंक फ्रॉड के कारण के गए। हाँ, कि आपने बैंक फ्रॉड किया है इस कारण से वो जेल गए, ये घोटाला किया वो, है ना। हाँ वो फिल्म देखिएगा आपको समझ में आएगा ज्यादा, है ना। और वैसे उन्होंने काफी लोगों को मतलब कि पूरे इंडिया में शेयर मार्केट के बारे में जागरूक भी कर दिया एक तरह से। लोग जान भी गए कि भाई ऐसा है, शेयर मार्केट में पैसा बनता है, ऐसा होता है, बिजनेस थोड़ा बड़ा है। लेकिन वो उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, वो अपना कर रहे थे, है ना। तो हम ये बात कर रहे थे, जब घोटाला हो गया तो घोटाले के बाद गवर्नमेंट को ये लगा कि मार्केट को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है ना। तो सरकार ने सेबी एक्ट पास कर दिया 92 में, और पास करने के बाद एक इंस्टीट्यूशन बना दिया सेबी नाम से, और उनको पावर दे दिया गया कि पूरा मार्केट में जो भी एक्टिविटी हो रहा है शेयर मार्केट शेयर से रिलेटेड, उनको आप देखो, और अगर कोई प्लेयर वहां पे किसी तरह का कुछ ऐसा काम लग रहा है कि कोई कर रहा हो, तो उनको जो है नोटिस देके उसको पेनलाइज करने तक का अधिकार उनको दे दिया गया है, उस लिमिट सीमा तक, है ना। तो ये रेगुलेशन जरूरी है। इसलिए अभी बात हम लोग क्या करते थे, रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे थे, तभी ये सारी चीजें निकल के आ गई, है ना। यहाँ आगे बढ़ गए हम लोग वहां तक कि मार्केट रेगुलेशन
इज मस्ट। तो हर सेक्टर में देखिएगा आप नाम सुनोगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नहीं सुने हो, जान लीजिए, है ना। एक संस्था है जो देश के अंदर कंपटीशन को देखता है कि कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है जो कि अपना डोमिनेंस ही बढ़ा रहा हो, मतलब अनवांटेड कंपटीशन कर रहा हो मार्केट में जाकर के, कुछ ऐसी गलत मीन्स को अपना करके अपना प्रोडक्ट को ज्यादा बढ़ावा दे रहा हो, दूसरे को कहीं जो है डिमोट कर रहा हो। ये कंपटीशन देखने का हम किसका है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इस तरह के कई सारी संस्थाएं हैं जो हमारे इकोनॉमी को रेगुलेट करती है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ तो कंट्रोल ही है, यहाँ तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इज द कैपिटलिस्ट। सारे पूंजी सरकार के पास ही है, सारी संपत्ति सरकार के पास है, नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, सारी संपत्ति सरकार की है, लैंड हो या आप कहें कि जो अदर रिसोर्सेज हैं, कोल हो या स्टील आयरन ओर हो, सारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं सब सरकार की है, सबका मालिक सरकार ही है, सारी पूंजी सरकार की है, सारे इंडस्ट्री सरकार के हैं। तो कैपिटलिस्ट कौन है, गवर्नमेंट यहाँ पे है, समझे। क्योंकि सरकार क्या कहती है, जैसे गार्जियन घर में होता है ना, हमारे यहाँ जो कंबाइंड फैमिली में पहले वो करता था कि दादा हमारे जो सबसे सुपीरियर होते हैं वो वही सबसे घर के गार्जियन होते हैं। 10 लोग कमाई कर रहे हैं तो बोलेंगे सबका पेमेंट मिला मुझे दो, है ना। तो वो पहले इकट्ठा कर लेंगे, अब हम फिर आपको देंगे कितना खर्च करना है ना। तो वो क्या करेंगे, जो नहीं कमा रहा है उनको भी देंगे, जो कमा रहा है उनको भी देंगे। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो इस तरह से यहाँ से सरकार यहाँ पे है, सरकार करेगी सब हमारा है, सब हमारे पास सारा संसाधन है, हमें दो, हम फिर बांट के देंगे आप, सभी बच्चे हमारे, सभी बराबर हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप देखिए, वो कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है, ये भी अपने आप जगह पे सही आपको लगेगा, ये भी सही लगेगा, है ना, कि भाई समानता बहुत अच्छी चीज है। अगर ऐसा था मतलब कि मान ली कंबाइंड फैमिली में तो अच्छा था ना। आज के डेट में क्या, एक भाई कमा रहा है तो हवाई जहाज से चल रहा है, दूसरा भाई बेचारा पैदल ही चल रहा है, साइकिल भी नहीं है उसको, है कि बोला तुम कमाओगे तो अपना करना, लेकिन कंबाइंड फैमिली तो ऐसा नहीं चलता ना। तो यही चीज है, समझिए आप कि समानता, यहाँ पे समानता पे अधिक जोर दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति, एक चीज समझिए, किसी भी व्यक्ति को अपने टैलेंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए मिनिमम रिसोर्सेज तो चाहिए। अब जिस व्यक्ति को आपने कभी स्कूल नहीं भेजा, तो एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स की कल्पना कैसे कर सकते हैं आप उससे? वो तो सिर्फ फिजिकल वर्क ही कर सकता है ना। लेकिन अगर जैसे सबके लिए समान शिक्षा मान लीजिए अगर हो जाए देश के अंदर, सभी व्यक्ति शिक्षित होंगे, तो जिनके पास टैलेंट होगा ठीक है वो अच्छा कर लेंगे, थोड़ा कम होगा तो कम करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, फिजिकल वर्क करेंगे। लेकिन यहां तो अगर सब टैलेंट है फिर भी रिसोर्सेज नहीं है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही प्रॉब्लम है। तो नहीं, इनकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, इनका अपना कुछ लिमिटेशन है। तो पहला जो लिमिट है वो है इनइक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, लिखिएगा लिमिटेशंस, सीमाएं। ये क्या लिमिट है इनके? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला लिखिएगा कि इनइक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आय एवं धन की असमानता। ये इनका ही लिमिटेशन है, बड़ा लिमिटेशन है ये। सुनिए, आप कह रहे हो कि भाई आपके अंदर जितने भी टैलेंट है आप एक्सप्लॉइट करो, है ना। तो कैसे एक्सप्लॉइट करें? मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं,
और हमारे पेरेंट्स के पास स्कूल फीस भरने का पैसा नहीं है, क्योंकि स्कूल फीस भरेंगे तभी तो स्कूल जाएंगे, तो कैसे साइंटिस्ट बनेंगे? तो क्या होगा, इनइक्वलिटी लेकर के आता है ये, एक बहुत धनी हो जाएगा, दूसरा बहुत गरीब भी रह सकता है, ये प्रॉब्लम होगा। तो थियरी में सुनने में तो अच्छा लग रहा है आपको, भाई अपने टैलेंट को एक्सप्लॉइट करो, प्रैक्टिस में क्या पॉसिबल है इस तरह से? जब तक कि उनको आप एक लिमिटेड रिसोर्स नहीं दोगे, एक लिमिटेड ट्रेनिंग नहीं देंगे आप, तब तक वो काम करने लायक होगा कोई? नहीं हो पाएगा। तो नहीं, तो इसकी अपनी सीमाएं हैं, हर चीज आपने प्राइवेटाइज कर रखा है ना। एजुकेशन करना चाहेगा तो उसके लिए उनको फीस भरना पड़ेगा, अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहेगा तो क्लब में लेना पड़ेगा उनको एडमिशन, तो क्लब में जाकर के पैसा भरना पड़ेगा उनको। कुछ भी करना चाहेंगे, अमेरिका में तो कुछ भी फ्री नहीं है भाई, यहाँ तो कम से कम ग्राउंड भी फ्री है, ग्राउंड में जाकर दौड़ सकते हो, है ना, फ्री है। वहाँ ये भी फ्री नहीं है, वो क्लब में पहले लेना पड़ेगा एडमिशन, तो ग्राउंड में एंट्री मिलेगा आपको, ऐसे नहीं जा सकते आप। कि हम आपके ट्रैक पर सीखना चाहते हैं दौड़ के, बोले ना ऐसा कैसे सीखिएगा आप, बोले क्लब का मेंबर बनो, बोले तो आप फीस भरिए उसका। तो ये एक लिमिटेशन है, और इसी लिमिटेशन को जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो फुलफिल करता है। जब वो समानता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है ना, तो कह रहा है कि भाई गवर्नमेंट है क्या, गवर्नमेंट इज द मेन कैपिटलिस्ट, गवर्नमेंट हैज ऑल इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट इज द ओनर ऑफ ऑल इंटरप्राइजेस। तो हम स्कूल भी हमारे अंदर ही होगा, हॉस्पिटल भी हमारे अंदर ही होगा, और ये सबको सुविधा प्राप्त होगी स्कूल की। कोई बीमार पड़ गया तो वही फैसिलिटी आपको मिलेगा, डॉक्टर है, नर्स है, चाहे किसी भी लेवल पे आप काम कर रहे हो, लेबरर हो, सबको वही हॉस्पिटल में जाना है। तो वो इक्वलिटी की बात करेंगे जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना। आप दिल्ली में जाकर देखो, बीमार पड़ गए, वेदांता वाले ने कोविड-19 में कितने 2-2 करोड़ के बिल बना दिए। अब ये 2 करोड़ क्या किए? अच्छा एक चीज बता दो, ये कोविड का जब कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है, आप खुद ही कह रहे हो, डॉक्टर खुद ही कह रहा है, हॉस्पिटल भी कह रहा है कि कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है, तो 2 करोड़ बिल बना किस चीज कर रहे हो? तो ये तो सोचने की बात है ना, वही तो बात है ना। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का कुछ एथिक्स भी होना चाहिए, है ना। यू आर गोइंग मतलब बियॉन्ड ऑल एथिक्स। अच्छा वो भी करो कि नहीं, देना ही पड़ेगा। तो ये चीज है जो कि इसको लिमिट करता है, इनके जो गुण है उनको थोड़ा सा सीमित करता है। सेकेंड है, कैपिटलिज्म में लीड टू मोनोपोली। मोनोपोली समझते हैं क्या होता है? ये मोनो मतलब सिंगल, है ना, जिनकी जो एक कंपनी अगर का अधिकार हो जाए किसी भी सेक्टर में तो उसको बोलते हैं मोनोपोली। तो जब एक ही कंपनी रह जाएगी किसी भी सेक्टर में, जैसे अभी आप देखो टेलीकॉम सेक्टर में क्या हो रहा है, रिलायंस भाई साहब आए, अब उन्होंने फ्री में बांट दिया, कई साल तक बांट दिया ना, 2 साल तक तो फ्री ही दिया सबको, जियो उन्होंने बांट दिया। अब उसके कारण से क्या हो गया कि सैकड़ों कंपनियां जो रीजनल लेवल पे काम कर रही थी, कहीं स्टेट लेवल पे काम कर रही थी, सब बंद हो गए। अब आज के डेट में देखो इंडिया में क्या है, 2 ही कंपनी है, वैसे तो 2.5 कंपनी का हो, है ना, एक वोडाफोन आइडिया भी है ना, लेकिन प्रैक्टिस में अगर आप देखेंगे तो 2 ही कंपनियां काम कर रही है मूल रूप से, जियो और एयरटेल। लेकिन जब कंपनियां 2-3 रहेगी या एक रहेगी, तो बीएसएनएल भी है वैसे कहने को, ऐसा नहीं है, लेकिन इनका एक तरह से डोमिनेंस ही है। अब आप देखो क्या कर दिया उन्होंने, पहले इनकमिंग पे कोई चार्ज नहीं होता, अभी 2 कंपनी 3 कंपनी तो आसान है ना, बैठ के आपस में बात कर लिए, इसको टेक्निकली बोलते हैं कार्टेलाइजेशन। आप भी कर दो, हम भी कर देंगे, तो कंज्यूमर जाएगा कहाँ? सबने मिलकर कर दिया, भाई इनकमिंग के लिए भी पैसा देना पड़ेगा आपको,
अगर 50 कंपनियां होती जैसे पहले था तो शायद ये नहीं कर पाते इस काम को। तो ये फील करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये मोनोपोली, तो ये जब कोई कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी, मतलब बिलियन ट्रिलियन डॉलर की कंपनियां आप अमेरिका में देखोगे आप हैं, तो वो क्या करती है, मोनोपोली करती है वो। हालांकि फिर उसके लिए रेगुलेशन भी है, ऐसा नहीं है ना कि नहीं है, मगर ये खतरा हमेशा बना रहता है। सबसे एक और जो बात है जो इंडिया का स्पेसिफिक है, जो इंडिया के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, वो ये होता है कि एमएनसी जो होती है, एमएनसी समझते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनी उसको बोलते हैं, या ट्रांसनेशनल कंपनी बोलते हैं, टीएनसी भी बोलते हैं इनको, है ना। अब ये क्या करती है, ये डिस्ट्रॉय कर देती है एमएसएमईज को मूल रूप से। माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज बोलते हैं एमएसएमई, जो छोटे उद्योग हैं उनको एमएसएमई कहते हैं, है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएगी तो छोटी कंपनियों को वो बंद करवा देती है वो, है ना। अब इंडिया ऐसा कंट्री के लिए जहां पे कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई में है, अगर वहां पे एमएसएमई बंद होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है, तो जो इधर के वर्षों में हुआ भी है। तो ये इनका लिमिटेशन है कैपिटलिज्म का। हाँ, नहीं, मून लाइटिंग तो आपने एक नया बात कर दिया। मून लाइटिंग टर्म आजकल बहुत ज्यादा करेंसी। हाँ, पहले एक मिनट, पहले तो लोगों को बताएं कि मून लाइटिंग होता क्या है ना, फिर समझे तो सही कि है क्या चीज, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक सिंपल समझिए, सिंपल वर्ड इसको बोलते हैं मून लाइटिंग, मतलब चांदनी में बैठ करके आप कुछ कर रहे हैं, है ना। सूरज में नहीं किया, चांद में कर रहे हैं, है ना। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे खास करके जब से ये हमारा वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है ना, तो उसमें क्या हुआ कि आप किसी कंपनी में मान ली काम करते हो, तो आप घर से काम कर रहे हो, तो घर से आप काम कर रहे हो तो आप एक कंपनी की बजाय कई कंपनी में काम कर सकते हो, है ना। या कई लोग ये काम कर रहे हैं कि आप जैसे कोई काम मिल गया तो काम किसी और को एम्प्लॉय कर ले रख रहे हैं अपने लिए, भाई देखो ये काम तुम देख लेना, है ना। उनकी डिग्री हो या ना हो, काम करने में सक्षम है तो उसको दे देंगे, आप करो, हम तो दूसरा काम इधर ये कर लेते हैं, इस कंपनी में कर लेते हैं। तो एक से अधिक कंपनी में काम करने को बोलता है मून लाइटिंग, है ना। अभी इस पर बहुत डिबेट अभी चल रहा है, ये अच्छा है बुरा है क्या है ना। ये इसको लेकर के इथिक्स का प्रॉब्लम ज्यादा। कंपनी नहीं चाहती कि आप ही काम करो, खास करके विप्रो का भी न्यूज में आया था कि विप्रो ने हाँ, उसने अपने करीब 300 एम्प्लॉय को फायर कर दिया कि भाई आप ये मून लाइटिंग नहीं कर सकते हो। मगर एक डिबेट अभी चल रहा है, अभी कुछ इस पर कोई कानून कुछ नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर आप हमारे यहाँ करोगे और हमारे कंप्यूटर के पास भी काम करोगे आप, तो हमारा काम तो डैमेज भी करोगे आप, या हो सकता है हमारे डाटा का मिसयूज भी करो दूसरे काम करने के लिए। उनका भी पॉइंट सही अपनी जगह पे है ना। अब एथिक्स भी यही कहता है कि आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी के लिए काम करो, आप उस कंपनी के काम करने के बाद के टाइम में आप कुछ कर सकते हो। 8 घंटा मान लिया आप ड्यूटी जाते हैं तो 8 घंटा तो कंपनी में रहते हैं आप ना, उस समय तो किसी और के लिए काम नहीं करते। एक घर में रहोगे तो एक ही साथ दूसरा काम भी कर रहे हो आप, ये गलत है। और वैसे भी अगर आपको करना है तो पहले परमिशन ले करना पड़ेगा कंपनी से, ऐसे नहीं कर सकते आप। अगर आप करना भी चाहते हैं, वैसे भी मैं बता रहा हूँ सामान्य भी रूल है ये, जब आप ज्वाइनिंग लेने के लिए जाएंगे इस तरह के प्राइवेट कंपनी में, तो उसमें सब लिखा हुआ होता है कि आप अब हमारे यहाँ काम करेंगे तो हमारे
मतलब कि फिडेलिटी बोलते हैं उसको, कि हमारे प्रति ही जो है आपका जवाबदेही होना चाहिए, आप कि कहीं और मतलब जा करके कुछ नहीं कर ले आप, हमारा कोई डाटा चोरी ना हो जाए, कुछ नहीं हो जाए, ये सब देखना आपका काम है, ये सब ध्यान रखना आपका काम है। अगर हम कई मल्टीपल कंपनी में काम करेंगे, करना चाहते हैं, अगर कंपनी अलाउ करती है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि भाई ठीक है, हमारा घंटा काम करते हैं, हम 2 घंटा और करना चाहते हैं किसी में, उनको लगता है कि भाई इससे हमारा कोई डैमेज नहीं है, कुछ और करना चाहते हो तो करो। खास करके अगर अदर फील्ड में है, जैसे मान लो आप भाई आईटी में काम करते हो, आप करो कि मैं यहाँ से जा करके मैं बच्चों को जो है स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग दूंगा और वहाँ से कमाई करना चाहता हूँ 2 घंटे, बोला कर लो, हमें क्या दिक्कत, फील्ड में दौड़ना है, हमारा काम से कोई संबंध उसका नहीं है ज़्यादा, हमारा कुछ डैमेज नहीं होने वाला, तो कर सकते हैं आप, मगर फिर उसके लिए परमिशन चाहिए। मून लाइटिंग में तो क्या कर रहे हैं कि एक ही तरह का काम कई कंपनियों में कर ले रहे हैं, तो ये सही, मतलब कानून भले ही नहीं हो कुछ उसके लिए, लेकिन अनइथिकल है ना, कहीं ना कहीं कंपनी जिसमें आप मेन कंपनी में काम कर रहे हो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हो आप, है ना। ब्रेक कब लेंगे हम लोग? 11:30। अच्छा, तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ कैपिटलिज्म। उसी तरह से देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी आल्सो। दूसरा लिमिटेशन है सोशलिस्ट इकोनॉमी का, लिमिटेशन है सबसे पहले लिखिएगा, पीपल वर्क आउट ऑफ फियर ऑफ द अथॉरिटी, वो तो पहले हटा है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, कि काम कैसे करते हैं, आउट ऑफ फियर, दे आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, है ना, वो डर से काम करते हैं, काम नहीं करेंगे तो निकाल देगा या पेनलाइज कर देगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्योंकि उनको पता है कि ज्यादा प्रोडक्शन भी करेंगे तो हमारा पेमेंट तो बढ़ना नहीं है, जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, क्यों ज्यादा कर, जैसे हमारे यहाँ सरकारी नौकरी में होता है ना, लोग बोलते हैं कि भाई आज नहीं कल आना, 4 बज गया अब कल आना, है ना। लेकिन प्राइवेट में जाओ आप, ऐसा नहीं होता है, 4 बज गया लेकिन अगर कस्टमर खड़ा है तो आपको डील करना पड़ेगा, जब सारे कस्टमर चले जाएंगे तभी आप बंद कर सकते हो, बल्कि 4:30 5 बज जाए तो 5 बजे तक रुकना पड़ेगा आप। लेकिन सरकारी वाले क्या करते हैं, 4 बज गया बोला अब जाओ, हो सकता है पहले भी चले जाए वो, है ना। कई बार तो बिना बोले चले जाते हैं, आप बैठ के काउंटर पे वेट करते रहो, फिर आएगा एक ही बार पियोन बोला कि नहीं बंद हो गया सर, आप कल आइएगा। तो ये आउट ऑफ फियर ऑफ अथॉरिटी काम करते हैं, दे आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, उनका कुछ मोटिवेशन उनका नहीं है, क्योंकि उनको कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है, किसी तरह की प्रेरणा उनको उपलब्ध नहीं होता है काम करने के लिए, इसलिए नो इंसेंटिव, तो वर्क भी उसी तरह से करते हैं वो। एक लिमिटेशन है सोशलिस्ट इकोनॉमी का कि सरकार के लिए काम कर रहे हैं तो जितना काम हो गया उतना ठीक है। लेकिन जो दूसरा इकोनॉमी, ये देखो ना, जो दूसरी इकोनॉमी है वो दिन रात भाग रहा है और आप आराम से काम कर रहे हो, तो एक समय आएगा 2 4 5 साल के बाद कि बहुत आगे निकल जाएगा, आप बहुत पीछे रह जाओगे। यही तो हुआ, रशिया का कोलैप्स क्यों हो गया, यूएसएसआर कोलैप्स कर गया। मेन रीजन क्या था उसका, मेन रीजन वाज द इकोनॉमी, और कोई नहीं था, बाकी सब कुछ ठीक था। क्योंकि क्या हुआ, धीरे 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 क्या होगा, वो बहुत आगे निकल जाएंगे वो, और आपको रहना इसी वर्ल्ड में है। तो एक तरह से क्या होगा, इट ब्रिंग्स इनएफिशिएंसी। यहां पे क्या सोशलिज्म में क्या होता है, जब आप काम कम करेंगे या आउट ऑफ फियर करेंगे तो इट ब्रिंग्स इनएफिशिएंसी, धीरे धीरे आप इनएफिशिएंट हो जाओगे, जो आपके पास जो भी क्षमता है वो धीरे कम हो जाएगी, है ना, इनएफिशिएंसी आ जाएगा।
लैक्सिटी, है ना, तो आराम तलब हो जाओगे, तो ज्यादा काम करने की जरूरत क्या है। अनदर लिमिट इज लैक ऑफ कंपटीशन। कार बनाने वाली कंपनी है हमारी कंपनी कार बनाती है पूरे देश के लिए, कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो कंपटीशन जब नहीं होगा तो क्या होगा, बताए थे आपको भी, कंपटीशन होगा तो क्या होगा। यस, तो यहां पे क्या हुआ, क्वालिटी क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा आप मेंटेन कर सकते हो, बढ़ाने का टेंशन क्यों लोगे, है ना। तो इनोवेशन को बहुत असर पड़ेगा इसके ऊपर। यहां तो सोशलिज्म में क्या होता है कि इनोवेशन पे स्ट्रेस नहीं होता है, मतलब बहुत कम कंपनियां जो है उस पर जोर देती है कि नया नया चीज ढूंढ करके लाओ, नई टेक्नोलॉजी लेकर के आओ, इनोवेटिव बनो, है ना। तो लैक ऑफ कंपटीशन के कारण से ये सब प्रॉब्लम होता है। और यही कारण है कि इंडिया में जो जो हमारे जो कंपनी, सरकारी कंपनियां थी, पब्लिक सेक्टर कंपनियां थी, बहुत सारे घाटे में चली गई, और बहुत सारे की स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है ना। द रीजन इज लैक ऑफ कंपटीशन और इनोवेशन, ये सब इनके लिमिट है सोशलिस्ट इकोनॉमी के। गवर्नमेंट प्राइस तय कर देगी तो उनके प्रॉफिट भी तो लिमिट हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट प्राइस तय क्यों कर रही है, भाई लोगों की आय लिमिटेड है, अब कार बेचना है ना, अब 10 लाख से ऊपर मत बेचो। लेकिन जब जो कंपनी 10 लाख में बेच रही है, मान ली 2 लाख का उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 ही लाख होता रहेगा हमेशा, है ना। तो फिर और कैपिटल चाहिए, और एक्सपैंड करना चाहिए बिजनेस, कैसे एक्सपैंड होगा। सरकार बोलेगी ठीक है हम पैसा देंगे, जब सरकार फिर टैक्स में से काट के देगी तब जा करके फिर उनका एक्सपेंशन होगा। तो एक इस तरह से जो है इनकी लिमिटेशंस है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी लिमिटेशंस हैं, कैपिटलिस्ट के भी लिमिटेशंस हैं, दोनों के अपने अपने लिमिटेशंस हैं। अब हम आ जाएंगे थर्ड, जिनको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। पहले तो बताइए कि मिक्स्ड का मतलब क्या हुआ। मिक्स्ड का मतलब हो गया पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर। दे वर्क टुगेदर, दोनों साथ साथ काम करते हैं। देखिए पब्लिक सेक्टर का मतलब यहां पे है भाई सरकारी क्षेत्र, है ना। ये पब्लिक वर्ड कंफ्यूजन पैदा करता है कई बार, है ना, क्योंकि जब हम पब्लिक स्कूल कहते हैं तो प्राइवेट स्कूल समझते हैं, यही समझते हैं ना, क्योंकि प्राइवेट स्कूल है। लेकिन जब हम पब्लिक सेक्टर कह रहे हैं, पब्लिक इंटरप्राइज कहते हैं, तो सरकारी कंपनी के बारे में बात करते हैं हम, है ना। तो जहां पे भी हम पीएसयू बात करेंगे, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट बोलेंगे, यानी समझिएगा आप सरकार की कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अब सरकार की कंपनी का जो फीचर है वो किसका फीचर है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का है। और प्राइवेट सेक्टर किसका है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों जो है, दोनों का गुण इसमें आ गया, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया, जो कि हमारा इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ एरियाज में प्राइवेट सेक्टर काम करते हैं, कुछ में पब्लिक सेक्टर काम करते हैं। पढ़ाएंगे जब पॉलिसी वगैरह करेंगे हम लोग, कंपनी एक्ट वगैरह पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत सारा सेक्टर आएगा उसमें, कि किस तरह की जो है
मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे आपको महालनोबिस मॉडल, नेहरू मॉडल में किस तरह से हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, और इस तरह से जो अपनाने के बाद जो है हमने कहा कि कुछ इंडस्ट्री को हमने एक शेड्यूल में डाल दिया हो, ये गवर्नमेंट का ही कंपनी होगी, ये गवर्नमेंट का ही मोनोपोली उसमें होगा, सिर्फ सरकार ही उसमें काम करेगी। 17 इंडस्ट्री वेयर मोनोपोलाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट इसमें सिर्फ काम करेगी और प्राइवेट सेक्टर भी काम करेंगे साथ में। अब एग्जाम्पल समझिए आप, जैसे कि टाटा स्टील, जमशेदपुर का नाम सुने होंगे ना, जमशेदपुर है ना, तो स्टील बनता है, वो स्टील फैक्ट्री, ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 2007, 2000 नहीं, हाँ 1907 में, सुनिए, विच इज स्टिल कंटिन्यू, चल रहा है ना। सरकार ने ये कहा कि 58 में 1958 की पॉलिसी जब आई तो उन्होंने ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो बेसिक इंडस्ट्री का जो एरिया होगा ये सरकार के अंदर मोनोपोलाइज्ड होगा, सिर्फ गवर्नमेंट उसमें काम करेगी। लेकिन सरकार ने ये भी कहा कि जो पहले से काम कर रहे हैं इस एरिया में वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये बताना चाह रहे थे आपको हम कि ये मोनोपोली के बावजूद सेक्टर मोनोपोलाइज्ड है, लेकिन प्राइवेट फिर भी वहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत पहले से है, आज़ादी के पहले से चला रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, नया नहीं खोल सकते आप इस एरिया में। और ये कहा गया कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ काम करेगी जिन जिन 17 इंडस्ट्री में, उसके अलावा बाकी में प्राइवेट कर सकते हैं, और विशेष करके जो कंज्यूमर गुड्स है या डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंपनियां हैं उसमें प्राइवेट काम कर सकती है। तो दूसरी बात है कि जो प्राइवेट कंपनियां थी उनको उसमें उसी काम में ज्यादा उनको प्रॉफिट भी दिख रहा था। वे कंज्यूमर गुड्स बनाए हो, बेसिक इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, बेसिक गुड्स बनाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप ऐसे समझिए ना कि कोई कंपनी अगर कोई खोलना चाहता है, अगर हम स्टील कंपनी खोलना चाहते हैं मान लीजिए, तो हमें उस कंपनी को खोलने में कम से कम 5 से 10 साल लगेगा। लैंड एक्विजिशन से लेकर के उसके मशीनरी लगाना, ये करना, सब कुछ प्रोडक्शन शुरू होते होते हमारा 10 साल तक तो पैसा उसमें लगा हुआ है ना, कुछ प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है। तो इसमें कौन आना चाहेगा? प्राइवेट कंपनी। वो चाहते हैं क्या है, ऐसा काम हमें मिले जो हम पैसा लगाए और प्रॉफिट शुरू, है ना। तो जो आप फैक्ट्री लगाइए, आप स्टील बनाइए, स्टील बना दीजिएगा ना, उससे बर्तन हम बनाएंगे, है ना। क्यों? बर्तन बनाना है, इधर बेचते जाना है, तो उसमें उसका जो गेस्टेशन पीरियड है बहुत शॉर्ट है। उसके लिए उनको 6 महीना या 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा लग सकता है, उससे अधिक टाइम नहीं लगेगा उनको, तुरंत प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। तो कंज्यूमर इंडस्ट्री में विशेष करके प्राइवेट को अलाउ किया गया। इंडिया की हम बात कर रहे हैं विशेष रूप से, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है इंडियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं मूल रूप से। ये कॉन्सेप्ट भी बस कहिएगा तो इंडिया नहीं लेकर के इसको आया कि भाई हम दोनों, बोला कि दोनों के एक बीच का रास्ता हम निकालना चाहते हैं, है ना। देखिए सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, अगर जैसे पॉलिटी की हम पहले बात कर रहे थे कि भाई अमेरिका यूएसए जो डेमोक्रेसी के लिए ज्यादा बात कर रहा था, दूसरा था इक्वलिटी के लिए बात कर रहा है। हमारा जो नेता हुए जवाहरलाल नेहरू और जो उसमें के नेता थे, बोले भाई हमें दोनों चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है। इसलिए आप देखिएगा कि फ्रीडम जो भी आपका फंडामेंटल राइट्स है, उस फंडामेंटल राइट के अंदर ही बहुत सारे ऐसे राइट हैं जो इक्वलिटी के बारे में बात करता है। नहीं, सारा आर्टिकल तो इक्वलिटी, आर्टिकल 15 में क्या है, 14 में पढ़े संविधान थोड़ा बहुत, है ना। दिस इज व्हाट दिस टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी, है ना, कि डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, दिस एंड दिस एंड दिस। टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी ने, तो फ्रीडम के अंदर ही आप देखिएगा इक्वलिटी सारी चीजें हैं।
और जैसे आप देखोगे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये तो अपने आप में भी इसीलिए है, असमानता दूर करने का है। आप समझ रहे? तो बोला कि भाई बीच का रास्ता चाहिए, तो पॉलिटी में भी हमने बीच का रास्ता अपनाया कि हमें सोशलिज्म के गुण को भी रखना है और कैपिटलिज्म को भी कंटिन्यू करना है। जैसे हमने पॉलिटी अपनाया उसी तरह से हमारी इकोनॉमी भी हो गई, वो भी हो गई मिक्स्ड इकोनॉमी, कि दोनों साथ साथ चलेंगे हमें। और साथ में ये कहा गया प्राइवेट सेक्टर को कि भाई ठीक है आप, लेकिन आप अमेरिका की तरह एकदम इतना फ्री नहीं रहोगे। जैसे हमारे यहाँ थोड़ा आपको, हमारा जो गोल है, व्हाट इज गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का जो मूल लक्ष्य क्या है? नहीं, जो मेन गोल है संविधान का हमारा, दैट इज वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोक कल्याण। तो ये हमारा मूल लक्ष्य। तो मूल लक्ष्य कब पूरा होगा? लोक कल्याण में सभी लोग आ गए ना, गरीब अमीर सभी लोग आ गए, चाहे शहर में रहे, गांव में रहे, रिमोट एरिया कहीं जंगल में रहे, सब बराबर। इसलिए जो है कहा गया कि हम बीच का रास्ता अपनाएंगे और सबके लिए काम करेंगे, तो मिक्स्ड इकोनॉमी को लेकर के आए। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी को अलाउ कर दिया, है ना। जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में है, हमारे यहाँ भी है ना। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार दिया गया। प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स आर गिवन, हमारे यहाँ भी दिया गया। आप अपना घर खरीद सकते हो, अपना जितना मर्जी उतना बड़ा घर बना सकते हो, जमीन खरीद सकते हो, जो आप करना चाहते, जो कैपेसिटी है ना। तो हमने अलाउ किया इस मिक्स्ड इकोनॉमी के तहत, यानी कि एक गुण उधर से लिया, एक कुछ इधर से लिए। एक समानता के बारे में बात कर रहे हैं और एक जो है हमें राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो असमानता के लिए क्या किया हमने? प्लानिंग किया। प्लानिंग बाय सेंट्रल अथॉरिटी। अब ये कैपिटलिस्ट का गुण है। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सरकार के हाथ में सारा प्लानिंग है, सारा कौन सा बिजनेस शुरू करना है, कौन बंद करना है, कितना चलाना है, कौन डिसीजन लेता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट ले रही है वहां पे, या गवर्नमेंट का कोई एजेंसी होगा जो सेंट्रल अथॉरिटी होगा, सेंट्रल अथॉरिटी लेगी। हमारे यहाँ भी वही किया गया कि एक प्लानिंग किया गया और एक उसके लिए सेंट्रल अथॉरिटी बनाया गया, जिसको हम प्लानिंग कमीशन कहते थे, जो अब एबोलिश कर दिया गया। तो ये जो फीचर है हमने कहाँ से लिया? सोशलिस्ट इकोनॉमी से लिया। तो कुछ फीचर हमने ये कहा कि अच्छी अच्छी चीजों ले लेंगे, जैसे संविधान में हमने बनाया ना, तो यही तो कहा कि सारी अच्छी चीजें जो दुनिया भर में है, सारे संविधान का हमने जितने भी बड़े बड़े संविधान उसमें थे सबका अध्ययन किया गया, और उसके बाद जितनी अच्छी चीजें थी सबको जो है भारत संविधान में डाल दिया गया, है ना। तो जो कहा, कई लोग इस पर आरोप लगाते हैं कि पैसेज ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन है, सबको मिला करके ऐसे आपने एक बना दिया। आपके पास कपड़ा तो है नहीं, थोड़ा उसमें से काटे, उसमें से काटे, उसमें से काटे, जोड़ के आपने बनाया, ये ड्रेस हमारा हो गया, है ना। तो फिर कई लोग उसमें आरोप भी लगा रहे थे कि ये संविधान आपका चलेगा नहीं ज़्यादा दिन तक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो कुछ भी लिया गया है सोच समझ के लिया गया है, ऐसा आंख बंद करके नहीं ले लिया गया है कि भाई आप अच्छा बोल रहे हो तो हम अच्छा बोल रहे हैं, नहीं। ये हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं है, ये देख करके उन चीज़ों को किया गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे भी मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम है हमारे भी, जैसे उनकी लिमिटेशंस है, इनके लिमिटेशंस है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का भी लिमिटेशन है। अब लिमिटेशन में एक बड़ा जो लिमिटेशन हमारा है वो ये है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन
प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बीच समन्वय का अभाव, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, जो काम हम पेन बना रहे हैं आप भी पेन बना रहे हो, अब ईक बना दो ना तो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि दोनों कोऑर्डिनेट ने अपने, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के हिसाब से चलते हैं, तो उनको जहाँ प्रॉफिट दिखता है वहाँ घुस जाते हैं काम करने के लिए। तो ये एक जो है लिमिटेशन, मिक्स्ड इकोनॉमी की भी लिमिटेशन बन जाती है ये हमारा। और उसके बाद जो है इनएफिशिएंसी, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी वाली है, अक्षमता आ जाती है इकाइयों के अंदर, जैसे कई सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बंद करना पड़ गया, हानि में चले गए वो, है ना, क्योंकि प्रोडक्शन को वो अपडेट नहीं कर सके, या फिर और भी कई कारणों से लोग जो है ज़्यादा रिलैक्स होकर काम कर लिए, प्रॉफिट में नहीं रह गई कंपनी, धीरे धीरे जो है अब कितना सरकार टैक्स भर भर के अपना कंपनी को चलाए, तो लास्ट में हम इसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, कंपनी को बेचना शुरू कर दिए। वैसी कंपनियों को तो बेच ही दो, ज़्यादा सही है। हाँ, तो उसको बेचने का काम शुरू कर दिया गया। उसका कारण क्या था? इनएफिशिएंसी। अगर इफिशियंट होता ही, अगर प्रॉफिटेबल होता, तो फिर ये नौबत नहीं आती करने का, सोचने का कि क्या करना है इनको। इसके अलावा इसमें क्या हो जाता है? रेट टेपिज्म। नाम सुने क्या होता है ये? हाँ, हिंदी बोलते लाल फीताशाही, रेट टेपिज्म बोलते हैं, लाल फीताशाही एंड करप्शन, इसमें लिख लीजिए एक ही साथ में, एंड करप्शन, क्योंकि इसी से करप्शन पैदा होता है। वैसे तो ये हमारे जो सरकारी जो जितने भी सरकार के ऑफिसेज हैं उनके लिए ज़्यादा सुटेबल है, ये सब जानते होंगे, रेट टेपिज्म और ये करप्शन। तो यही सारी चीज़ें वहाँ भी आ जाती है, औद्योगिक उद्यमों में भी, औद्योगिक इकाइयों में भी आ जाती है। रेट टेपिज्म का मतलब होता है कि काम को स्लो कर देना, है ना। और फास्ट कब होगा? जब आप उनको कुछ पे करेंगे, है ना। अब आप जाओ, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है ना, आप फॉर्म भर करके आ जाओ, अगर जाओ बोले 10 दिन के बाद आना, 10 दिन के बाद जाओगे तो बोलेगा ठीक है देखते हैं, है ना। बोले अभी तो हुआ नहीं है, फिर 2 दिन के बाद आप आइए, इतने बार आपको दौड़ाएगा ना, आपको लगेगा कि भाई करना क्या, सो बताओ ना। बोला सर आप तो फाइल ही नहीं मिल रहा, आपका कहाँ है, इतना नंबर का फाइल नहीं मिल रहा है ना। हो गया ना। कोई बहाना ढूंढ करके वो क्या करते हैं, हाँ, तो आप उसको बोले कि भाई ऐसा करो, इधर साइड आ जाओ, है ना, है ना। बोला जो लेना है अपना ले लो, अब मेरा काम हो जाना चाहिए, है ना। बोला सर अभी हो जाता है सर, है ना। तो वो बताया मैं 10 लगेगा सर, अभी सब ठीक हो जाएगा, है ना। अब 10 दोगे उनको, अब 1000 दो या लाख दोगे, काम पे डिपेंड करता है वो, है ना। और उसके बाद आपका फाइल भी मिल जाएगा और आपका काम सबसे पहले हो जाएगा, आपको फोन करके बुला लेगा कि आप आ जाइए, अब काम हो गया आपका, है ना। तो ये क्या होता है कि रेट टेपिज्म एक मतलब माध्यम है काम को स्लो डाउन करने का, जानबूझ करके, और उसका मेन रीजन क्या है? करप्शन, है ना। तो वो पैसा आप दोगे तब काम तो आपका फिर फास्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है ये पब्लिक सेक्टर यूनिट में भी आ जाती है, आई है, हमारे यहाँ भी देखा गया है। ये सब लिमिटेशंस हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के दोनों
जैसे गुण हमारे हमने ले लिया दोनों तरफ से, तो सीमाएं भी हमारी दोनों तरफ से कहीं कहीं आ गई, है ना। तो आप देखिए 3 तरह की इकोनॉमी हो गई। अब समझ गए पूरी दुनिया में ये 3 तरह का है ना। और ये 3 तरह की इकोनॉमी में ही पूरी दुनिया कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे इस स्केल के ऊपर आएगी। ये अगर स्केल मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का है ना, कैपिटलिस्ट से लेकर के सोशलिस्ट के बीच में, तो इसी बीच में कहीं आएगा। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ले लिया बीच का एक रास्ता ले लिया, है ना। अब ये जो हमारी इकोनॉमी थी बहुत चली नहीं, चली तो काफी सालों तक, है ना, लेकिन एक उसका एक लिमिट आ गया, एक सीमा आ गई। जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी का, यूएसएसआर का एक लिमिट आ गया, काफी सुपर पावर रहा वर्षों तक, कई दशक तक रहा, उसके बाद वो कोलैप्स कर गया। तो हमारी भी जो इकोनॉमी थी काफी समय तक काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और उसके बाद उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया। तो हमने क्या किया है, उसको हमने रिफॉर्म किया, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म, है ना। तो अभी यहाँ पे ज्यादा नहीं जाएगा डिटेल में, सिर्फ एक ऐसे बता रहा है कि 1991 में डिक्लेयर रूप से कहिए आप कि 91 में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म को अपनाया, और अपनी जो इकोनॉमी थी हमने इसको इस तरफ मूव कराना शुरू कर दिया। यानी जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, प्राइवेट तो पहले भी थे, है ना, अब धीरे 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 क्या कर रहे हैं हम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, और सोशलिस्ट जो एलिमेंट है धीरे धीरे पीछे छूट रहा है ग्रेजुअली। तो अभी की हालत अगर आप पूछे इंडिया की क्या स्थिति है भाई, है तो टेक्निकली अगर कहेंगे तो मिक्स्ड इकोनॉमी अभी भी है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अभी भी है, प्राइवेट सेक्टर, दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो जितने भी आप पॉलिसी पढ़ेंगे हम लोग, नई 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 जो पॉलिसी पढ़ेंगे, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, या चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी हो, वो सब आप देखेंगे हम, उसमें कैपिटलिस्ट इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा ज़्यादा। तो समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तभी हम लोग ब्रेक लेते हैं, टाइम मेरे ख्याल से हुआ है ना।